यू कैन आइदर लव हिम और हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। यानी आप या तो उन्हें प्यार कर सकते हैं या फिर उनसे नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर यानी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कहावत एकदम फिट बैठती है एक ऐसे शख्स पर जिनका कुछ ही दिन पहले जन्मदिन था, विनायक दामोदर सावरकर। एक ऐसा नाम जिन्हें सुनते ही लोग दो धड़ों में विभाजित हो जाते हैं। एक धड़ा उन्हें महान क्रांतिकारी और वीर सावरकर के नाम से जानता है, तो दूसरा धड़ा उन्हें माफी वीर और महात्मा गांधी के हत्या के षड्यंत्रकारी के रूप में जानता है। आज सावरकर शायद एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पे इतने सारे विवाद हैं। इतिहास को जानने के क्रम में आइए जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर के जीवन के बारे में और उनका स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जीवन कैसा था और अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के बाद उनका बाकी का जीवन कैसा बीता। सावरकर के जीवन को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग है अंडमान की सेलुलर जेल यानी काला पानी वाली जेल में भेजे जाने से पहले का जीवन, और दूसरा भाग है सेलुलर जेल में रहते हुए अंग्रेज़ों को लिखे माफ़ीनामे और आखिरकार जेल से बाहर आने के बाद का जीवन। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले के भगूर नामक जगह पर हुआ था। वे बचपन से ही क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में दाखिला लिया, जहां पर उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई बाबा राव सावरकर के साथ मिलकर अभिनव भारत नामक एक संस्था का गठन किया। इसके बाद वो वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए, जहाँ पर वे इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी के साथ जुड़े, जो वहाँ पर क्रांति का काम किया करते। सावरकर हमेशा से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति का समर्थन करते थे, यानी आर्म्ड रिबेलियन। इसके लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जो कि 1857 की क्रांति के बारे में संभवतः पहली किताब थी, जिसमें ये बताया गया था कि 1857 की क्रांति को महज छुटमुट घटना नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड रिबेलियन था अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस किताब का नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब इतनी मशहूर हो गई थी कि अंग्रेज़ों को आखिरकार इसे बैन करना पड़ा। बाद में इसका तीसरा संस्करण भगत सिंह ने खुद छपवाया था। 1909 में एक क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा, जो कि सावरकर की अभिनव भारत संस्था से जुड़े हुए थे, उन्होंने अंग्रेज अफसर कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मदन लाल धिंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और अभिनव भारत संस्था से जुड़े होने के कारण सावरकर के बड़े भाई बाबा राव सावरकर को भी गिरफ्तार करके उन्हें अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल यानी काला पानी की सज़ा के लिए भेज दिया गया। इस सज़ा का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने एएमटी जंक्शन को भी गोली मार दी। एएमटी जंक्शन वही व्यक्ति थे जो कि नासिक के कलेक्टर थे और उन्हीं की अदालत में बाबा राव सावरकर को काला पानी की सज़ा मिली थी। पुलिस की जांच में ये पता चला कि एएमटी जंक्शन की हत्या में शामिल रिवॉल्वर दरअसल सावरकर ने इंग्लैंड से भिजवाई थी, इसलिए उन्हें भी इंग्लैंड से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फिर भारत लाया गया ताकि उन पर केस चलाया जा सके। जब उन्हें समुद्री जहाज़ से भारत लाया जा रहा था तो फ्रांस में उस जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबी हो गई, जिसके बाद उसे फ्रांस के एक बंदरगाह पर रोक दिया गया, जहां पर सावरकर ने उस जहाज़ के टॉयलेट सीट से निकलकर समुद्र में छलांग लगा दी और तैरते हुए फ्रांस में पहुंच गए। हालांकि उन्हें लगा था कि फ्रांस में उन्हें शरण मिल जाएगी, लेकिन फ्रांस की सरकार ने उन्हें इंग्लैंड यानी अंग्रेज़ सरकार को सौंप दिया और फाइनली उन्हें भारत लाया गया। भारत को उन पर मुकदमा चलाया गया और फाइनली 1910 में उन्हें 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी 50 साल की उन्हें कैद की सज़ा सुनाई गई और उन्हें अंडमान निकोबार आइलैंड के सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से शुरू होता है उनकी ज़िंदगी का दूसरा भाग, जिसकी वजह से उन्हें इतने विवादित चेहरे के रूप में जाना जाता है। सेलुलर जेल में पहुँचने के 6 महीने के अंदर ही वे अंग्रेज़ों को पहला माफ़ीनामा लिखते हैं और अंग्रेज़ों से आग्रह करते हैं कि उन्हें भारत की ही किसी अन्य जेल में शिफ्ट कर दिया जाए।
लेकिन इस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 1911 से 1921 के बीच यानी टोटल 10 साल सावरकर सेलुलर जेल में रहते हैं और इस दौरान वो 6 या 7 बार माफ़ीनामा लिखते हैं अंग्रेज़ों को और उनसे कहते हैं कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाएगा तो वो अंग्रेज़ सरकार के प्रति वफादार रहेंगे और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो अंग्रेज़ों के एक वफादार साथी के रूप में अपना काम करेंगे। माफ़ीनामे में वे लिखते हैं कि अगर अंग्रेज़ सरकार दया और कृपा दिखाते हुए उन्हें रिहा करती है तो वे हमेशा के लिए अंग्रेज़ सरकार के ऋणी हो जाएंगे और सदैव उनका कट्टर समर्थन करेंगे। वे लिखते हैं कि मेरी रिहाई मेरे लिए नया जन्म होगा और मैं सदा के लिए आपका हो जाऊंगा। इसके मैं सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार 1921 में अंग्रेज़ सरकार उन्हें सेलुलर जेल से रत्नागिरी की जेल में शिफ्ट कर देती है और 1924 में आखिरकार उन्हें रिहा कर देती है। इसके बाद वो भारत के स्वाधीनता संग्राम से दूरी बना लेते हैं और 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। उसके बाद उनका पूरा जीवन हिंदूवादी नेता के रूप में सक्रिय रहता है और रत्नागिरी की जेल में रहने के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू, जिसमें वो पहली बार हिंदुत्व शब्द का जिक्र करते हैं और हिंदुत्व को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पर स्थापित करते हैं और वे पहली बार 2 नेशन थ्योरी यानी भारत में धर्म के आधार पर विभाजन की वकालत करते हैं। वे हिंदू राष्ट्र का भी जिक्र करते हैं और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखते हैं जिसमें वे अखंड भारत यानी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर जोर देते हैं। उनके हिंदू राष्ट्र में मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके सावरकर एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ वो अपने आप को स्वघोषित नास्तिक बताते हैं और गाय जिसे हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है वे उसे माता नहीं मानते और गौ मांस खाने का समर्थन करते हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो कि गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, सावरकर उसका भी विरोध करते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी भारतीयों खास करके हिंदुओं से अपील करते हैं कि वो अंग्रेज सरकार के सेना में शामिल हो जाएं और अंग्रेजों की तरफ से लड़ें। सावरकर के हिंदू महासभा के विचारों से प्रेरित होकर ही नाथूराम गोडसे ने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इसके बाद सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उन पर केस चलाया गया जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन सबूतों के अभाव में 1949 में उन्हें बरी कर दिया जाता है। भले ही वे इस आरोप से बरी हो जाते हैं लेकिन शक की सुई कभी भी उनसे हटती नहीं। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी उनसे एक दूरी बना लेता है। अपने अंतिम दिनों में सावरकर एकदम हाशिए पर चले गए थे और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और आखिरकार 26 फरवरी 1966 को 82 साल की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। उनका कहना था कि जब किसी का इस संसार में जीने का उद्देश्य पूरा हो जाए तो उसे इस संसार से विदा हो जाना चाहिए। ये था सावरकर के जीवन का संक्षिप्त जीवन परिचय। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल LS इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो YouTube या Instagram से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।